कैसे हम अपनी हिंदी की कॉपी को रिप्रेजेंट करें। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, बहुत से स्टूडेंट ने ये कमेंट भी किया था कि मैम हम हिंदी की कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करें जिससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छे से अच्छा इफेक्ट पड़े और वो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देकर जाए। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपकी कॉपी का अच्छे से अच्छा इफेक्ट होता है, आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिख रखा है, आपने अच्छे से लिख रखा है, प्रॉपर हेडिंग वाइज लिख रखा है, प्रॉपर जिस तरीके से क्वेश्चंस लिखने चाहिए, आंसर्स लिखने चाहिए, उस तरीके से अगर आपने लिखा है तो आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स भी देकर जाते हैं। और यह सच्चाई है किसी भी एग्जामिनेशन की कि वो एक्स्ट्रा देकर ही जाते हैं। अगर आप अच्छे से लिखे हो, इम्प्रेशन अगर आपकी कॉपी का अच्छा पड़ा तो एग्जामिनर को ये लगता है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी है और यह स्टूडेंट काफ़ी ब्रिलियंट हैं। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना बिकॉज उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गाइज, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, सो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना एंड इसे आप ज़रूर से देखना कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको किस तरीके से खंड क, ख, ग इस तरीके से आपको पूरे 4 या 5 खंड दिए जाते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी के ऊपर जो भी खंड है उसको आपको मेंशन करना है, खंड क। तो इस तरीके से आपको मेंशन कर देना है एंड देन उसके बाद आपको देखना है आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। आप क्या करो, क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसा कोशिश करो, ट्राई करो, ज़्यादातर आप अपना ऐसा ट्राई करना कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर लिख सको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया। ऐसा नहीं कि पहले हमने 1 नंबर का क्वेश्चन लिखा देन हम 10 पे पहुंच गए, फिर हमने 5 लिखा फिर उसके बाद 6 पे पहुंच गए। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्वेश्चंस को हमको प्रॉपर वाइज लिखते चलना है। जिस तरीके से उसकी नंबरिंग है उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से लिखें बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। बट अगर आप इस तरीके से नहीं भी लिख सकते तो भी आप लिखने की कोशिश करो, उसके ऊपर इस तरीके से आप डाल दो कि प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है आपकी, कौन से क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हो, कौन से क्वेश्चन नंबर के आंसर मेंशन कर रहे हो। तो इस तरीके से, तो इसमें जो हमारा था तो वो हमारा होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको टोटल 5 मिल जाते हैं। अभी तो एग्जामिनेशन में आया कि 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे बिकॉज आपके क्लास 10th में ऐसा आया है एंड क्लास 12th में तो आपको 5 ही मिलेंगे, 10 मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देखो इसमें क्या है, आपको 5 मिल जाते हैं जो कि आपका किससे होता है, आपको हिंदी से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स आपका उसमें ग्रामर यूज़ नहीं होता है, आपके हिंदी से, साहित्य से, गद्य से, पद्य से इससे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। एंड देन आप देखो तो फिर उसके बाद आप क्या करना, 1 लाइन का आप गैप छोड़ोगे बिकॉज कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे एंड किया और फिर उसके बाद आपने 4 to 5 लाइन का गैप छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि 4 to 5 लाइन का गैप छोड़ दो बिकॉज इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आप कॉपी को फिल करना चाह रहे हो, आप बस कॉपी को भरने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से बिल्कुल मत करना, 1 लाइन का ओनली गैप छोड़ना, 1 या फिर आप 2 लाइन का भी गैप छोड़ सकते हो, प्रॉपर देखने में अच्छा लगता है। एंड देन उसके बाद आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो आप यूज़ करो, नहीं तो आप अगर इस तरीके से भी लिखोगे तो भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें भी आपको ग्रामर से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपके पद से, ग्रामर से इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये भी आपके 5 के होते हैं। देन ये 5 आपका 10 मार्क्स का हो जाता है प्रॉपर। एंड यहाँ पे फिर आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे देन आप देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से आपको करके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको किसी भी हिंदी गद्य या फिर पद्य से आपको दे दिए जाते हैं। पहले तो आपको गद्य से दिए जाते हैं, उसमें आपको उसका व्याख्या करना होता है एंड उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो जिसका भी आप करने जा रहे हो, जिसका भी आप व्याख्या करने जा रहे हो, जिसमें पैरा का आपको पैरा मेंशन किया होगा,
तो आप उसको सबसे पहले लिखोगे कि आप कौन से पैरा की व्याख्या, आप पूरा पैरा तो लिखोगे नहीं बिकॉज़ बहुत ही लंबे पैरा होते हैं, तो आप पूरा तो लिखोगे नहीं, आप उसके स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स लिखोगे एंड उसके लास्ट के 3-4 वर्ड्स लिख दोगे। इस तरीके से आप डैश डैश करके मेंशन कर दोगे, तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि कौन से पैरा का आंसर लिखा है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर आप इस तरीके से करते, आप पैरा नहीं मेंशन करते, तो एग्ज़ामिनर को पता नहीं चल पाता कि आप किस पैरा के आंसर लिखे हैं, या फिर उसे ढूँढने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे एग्ज़ामिनर इरिटेट हो जाता, वो आपके मार्क्स भी कट कर सकता है। तो सबसे पहले देखो हमारा पूछा गया था कि शीर्षक का नाम पूछा गया था एंड उसके लेखक कौन थे, तो ये क्वेश्चंस था, तो उसका आंसर ये है। एंड इसी तरह करके क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड लास्ट में आपको व्याख्या का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो पैरा में ऐसे नीचे अंडरलाइन किए होते हैं, ओनली बस उतने की ही हमें व्याख्या करनी होती है। तो मैंने क्या देखा है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर जितने पैरा लिखे हैं पूरे लास्ट तक के सारे की व्याख्या कर डालते हैं, बट आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उसमें मेंशन किया रहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, दैट मीन्स आपको जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड्स के नीचे उन्हीं की व्याख्या करनी होती है और किसी की नहीं। फिर आप देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4, तो इसमें भी आपको पद्य से दिए जाते हैं एंड इसी तरह सेम आपको करना है, आगे के कुछ वर्ड्स एंड देन लास्ट के कुछ वर्ड्स आपको मेंशन करने हैं। इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लास्ट में आपको व्याख्या मिल जाती है एंड इसमें भी आपको मेंशन किया होता है कि जो अंडरलाइन किए वर्ड्स हैं उन्हीं की आपको व्याख्या करनी है। देन हम पहुँचते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5th में, तो इसमें आपको क और ख करके मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आपने क का आंसर लिखा हुआ है, तो क में आपको जीवन परिचय मिल जाता है। तो जीवन परिचय में आपको 2 या 3 ऑप्शंस, 3 से 4 ऑप्शन मिल रहे होते हैं, तो आपको मेंशन करना है कि आप किस राइटर का लिख रहे हो। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि आपने किस लेखक का लिखा है एंड देन उसके बाद आप उनका जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर दोगे। आप कुछ मेन पॉइंट्स याद कर सकते हो जिनको आप उसमें मेंशन होना इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी कुछ पॉइंट, दैट मीन्स जैसे कि आप उनका जन्म लिख सकते हो, जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन से प्लेस पर हुआ था, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, पिता क्या करते थे, माता क्या करती थी एंड ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त करी थी, उन्हें कुछ पुरस्कार वगैरह मिले थे, तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो एंड देन इस तरीके से लास्ट में आप उनकी डेट कब हुई थी वो मेंशन कर देना। तो आपको इस तरीके से लिखनी होती है। फिर देन आपको उसमें जीवन परिचय बहुत से स्टूडेंट यहीं तक लिख के ख़त्म कर देते हैं, बट आपको रचनाएँ भी लिखनी होती हैं। जीवन परिचय आपको दिया रहता है साथ में रचनाओं के साथ में लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पे रचनाएँ लिख देनी है, जिसमें से आप निबंध संग्रह लिख रहे हो तो आप 2 लिख लो ओनली, जैसे अशोक के फूल लिख लिया, कल्पलता लिख लिया, तो आप ओनली 2 लिखो, काफ़ी होते हैं इतने। देन आत्मकथा एंड आप जितने निबंध हैं, जितने उन्होंने रचनाएँ लिखी हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने निबंध एंड आत्मकथा लिखा था। अगर उन्होंने कहानी लिखा है तो आप कहानी संग्रह लिख दो, उसमें से कोई 2 लिख दो, 2 नहीं तो 1 ही लिख दो, बट आप लिखो ज़रूर। फिर यहाँ से देखो भाषा एवं शैली, इस तरीके से आपको करके लिखना है। उनकी जो भाषा थी आप इसको मेंशन कर सकते हो, थोड़ी बहुत उनकी मेंशन कर देना, तारीफ़ वगैरह कर देना कि उन्होंने बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छे से भाषाओं का यूज़ करा है पद्य शैली में, गद्य शैली में, तो इस तरीके से आप करके लिख सकते हो। एंड देन लास्ट में आप लिखोगे साहित्यिक परिचय, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो साहित्यिक परिचय हम लिखते हैं सबका, तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इन्होंने साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरीके से करके ये सारे लेखक में आप मेंशन कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देन आप देखो ख में, तो ख में आपको पद्य से किसी एक कवि का लिखना होता है, तो यहाँ पे देखो महादेवी वर्मा का लिखा गया है, फिर जीवन परिचय मेंशन करा गया है। इस तरीके से आपको करना है एंड अंडरलाइन भी आपको कर देना है, जिससे ये पॉइंट हाईलाइटेड हो जाए कि आपने कौन कौन से लिखे हैं। आप चाहो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जीवन परिचय में उनका जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, उनको अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो इस तरीके से आप इनकी भी रचनाएँ लिखोगे, भाषा व शैली लिखोगे, देन साहित्यिक परिचय लिखोगे एंड ये आपको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख रहे होते हो तो। देन हम पहुंचते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपको कथा वस्तु लिखनी होती है, या फिर आपको दे दिया जाता है चरित्र चित्रण, इस तरीके से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि कहानी की कथा वस्तु का सार लिखा गया है, तो इस तरीके से आप लिख देना जो भी कहानी की कथा वस्तु का सार होगा।
देन आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 मिल जाती है, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, 2 कहानियाँ दी जाती हैं, उसमें से देखिए आपको चरित्र चित्रण इसमें लिखने के लिए, तो चरित्र चित्रण आप किस तरीके से लिख रहे होते हो, आपको जिसका लिखना है नेम मेंशन करो सीधे-सीधे, देन उसके बाद पॉइंट डालो एंड जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले अंडरलाइन करो, देन उसके नीचे आप लिखना करो, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है एग्जामिनर ओनली आपके पॉइंट्स, आपकी हेडलाइंस पढ़ रहे होते हैं एंड आपके अंदर का कुछ खास नहीं पढ़ रहे होते, हेडलाइंस पढ़ रहे होते हैं, तो हेडलाइंस को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अंडरलाइन करो जो मेन हेडलाइन है। तो इस तरीके से आप कर देना एंड टोटल 5 पॉइंट अगर आप लिखते हो तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप उससे अधिक भी लिखते हो तो भी सही है। देन आपका खंड ख पे आते हैं, तो खंड ख में आपको देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8, इसमें भी आपको क एंड ख करके मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो देखिए यहाँ पे आपको संदर्भ मिल जा रहा है, तो संदर्भ ये आपका मिल रहा है, संस्कृत से आपके क्वेश्चन बन रहे होते हैं एंड इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ एंड अनुवाद ओनली लिखने होते हैं, बिकॉज ये आपका संस्कृत है तो इसमें प्रसंग नहीं होते हैं। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9 मिल जाएगी, उसमें आपको मुहावरे दिए होते हैं, तो आपको किस तरीके से मुहावरे लिखने हैं। बहुत से बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, सबसे पहले आप किस मुहावरे का लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो आग का तारा होना, तो इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे, फिर देन लिखोगे अर्थ एंड वाक्य प्रयोग। तो अर्थ में आपका जो अर्थ रहेगा देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा, एंड वाक्य प्रयोग आप कर दोगे इस तरीके से, सुरेश अपनी माँ के आंखों का तारा है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे, इस तरीके से आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। देन आप देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 की बात करें तो इसमें भी आपको इस तरीके से मिल जाते हैं संधि विच्छेद करके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस ये आप मेंशन करना जरूर भूलना, क ख एंड क में आपको देखिए यहाँ पे पहले में आपको अ मिल जाता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो इस तरीके से आप मेंशन कर देना। एंड यहाँ पे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 11, प्रश्नोत्तर संख्या 11 में आपको यहाँ पे देखो मिल जाता है लिखने के लिए, तो इस तरीके से आपको करना है। देन आपको यहाँ पे देखो पर्यायवाची मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें मेंशन करोगे कि आप किसका आंसर लिख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना। एंड फिर हम चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12 की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 12 में आपको ग्रामर से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, उसमें देखो श्रृंगार रस, देन उसके उदाहरण, स्पष्टीकरण, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख देना। हेडलाइन, जो मेन हेडलाइन होती है उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना, एंड एग्जाम्पल तो आप जरूर देना, ग्रामर में तो एग्जाम्पल आप देना ही देना, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। देन यहाँ पे ख देखो तो इसमें भी अनुप्रास के लिए पूछ रखा था, अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, उनके उदाहरण, तो इस तरीके से आप उदाहरण मेंशन कर देना। और आप अगर इस तरीके से मान लो आप केवल उदाहरण लिख रहे हो, आप ऐसा सपोज करो बस आप उदाहरण लिख रहे हो, तो बट अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख देना कि इसमें र जो है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत पंक्ति में र वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है, तो इस तरीके से आप नीचे मेंशन कर दोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पे देखो दोहा छंद, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से मेंशन करा गया है। एंड प्रश्नोत्तर संख्या 13 पे हम आए तो 13 में आपको दिया गया था लिखने के लिए एप्लीकेशन दिए जाते हैं, तो एप्लीकेशन में आपको जिस तरीके से लिखा जाता है सेम उसी तरीके से आपको लिखते आना है एप्लीकेशन भी। एंड देन आप क्या करोगे लास्ट में, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन करते हैं, बट आपको इसमें नेम नहीं मेंशन करना होता, अ ब स ए बी सी जो भी आपकी मर्जी उस तरीके से आप लिख देना, आपको नेम नहीं मेंशन करना होता है एप्लीकेशन में। देन उसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या 14 में आओ, 14 में आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप निबंध लिख दोगे, सबसे पहले तो लिखोगे आप किस चीज़ पे लिख रहे हो, उसको अंडरलाइन करोगे, देन आप प्रस्तावना लिखोगे। निबंध बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे डायरेक्ट लिखते ही चले जाएंगे, तो अगर आप डायरेक्ट लिखते चले जाओगे तो भी अच्छी बात है, बट इस तरीके से आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है। तो आप क्या करना कि इस तरीके से हेडिंग बना बना के, छोटी छोटी हेडिंग बना बना के उसके निबंध को लिखना, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि अगर आप उस तरीके से लिखते हो तो काफ़ी लंबा आपको पड़ जाएगा, मगर अगर आप इस तरीके से लिखोगे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा गैप भी मिल जाएगा, तो ये कॉपी नीट एंड क्लीन भी लगती है। तो ये था वीडियो कि कैसे हम हिंदी के कॉपी को रिप्रेजेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।